नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियोज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस बिंदु पर हम राजस्थान ज्योग्राफी के जिस बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं वह राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे बड़ा और सबसे परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के भौतिक विभाजन की, फिजिकल डिवीज़न ऑफ राजस्थान। तो आइए उसको हम शुरू करते हैं। मित्रों, देखो ये पहली लाइन लिखी हुई है, संरचना की दृष्टि से राजस्थान को चार भागों में बांटा गया है। यहीं से मेरे मित्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा करके प्रश्न यहीं से बनते थे। मैं क्या कह रहा हूँ, बनते थे, अब नहीं बनते हैं। बनते अब भी है लेकिन अब और डीपली जाने लग गया है। देखो ये जो चार भौतिक विभाजन हम पढ़ते हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यह भौतिक प्रदेश राजस्थान का विभाजन की दृष्टि से नवीनतम है। क्या है? नवीनतम। और यह भौतिक प्रदेश दिया गया था डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना द्वारा 1964 में। 1994 में यह भौतिक विभाजन दिया गया था डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना द्वारा। और उससे पहले भी राजस्थान को कई भौतिक विभाजनों में बांटा गया है। वहाँ से भी प्रश्न उठना शुरू हो चुके हैं। अब वहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ। देखो अभी रिसेंटली एलडीसी में प्रश्न बना था कि राजस्थान का भौतिक विभाजन सर्वप्रथम किसने किया। राजस्थान का भौतिक विभाजन सर्वप्रथम किसने किया। देखो सर्वप्रथम की बात करते तो ये मैंने एक लाइन लिख ली है, राज्य का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन 1968 में वीसी मिश्रा ने किया। किसने किया? वीसी मिश्रा ने किया। देखो ये वीसी मिश्रा जी ने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल। कब लिखी थी? 1967 में। 1967 में वीसी मिश्रा जी ने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल नाम से। आज भी आपको हिंदी साहित्य की लाइब्रेरी में वो पुस्तक मिल जाएगी। उसका प्रकाशन हुआ था 1968 में। कब प्रकाशन हुआ था? 1968 में। मैं फिर बता रहा हूँ, वीसी मिश्रा जी ने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ। यह राजस्थान का प्रथम भौगोलिक विभाजन था। उस पुस्तक में वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। कितने में बांटा था? 7। अर्धशुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और नहरी प्रदेश, ऐसे करके 7 प्रदेशों में बांटा था। किसने बांटा था? वीसी मिश्रा जी ने। बहरहाल यहाँ से हमें जो याद रखना वह यह है कि राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किसने किया? वीसी मिश्रा जी ने किया। कब? 1968 में। कौन सी पुस्तक में किया? राजस्थान की भूगोल नामक पुस्तक में। उसके बाद में सन 1971 में रामलोचन सिंह ने इंडिया के भौतिक प्रदेशों के दौरान, जब उन्होंने भारत के भौगोलिक प्रदेशों को बांटा था, उस वक्त राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को भी बांटा। किसने बांटा? रामलोचन सिंह ने। अब यह राजस्थान का दूसरा भौतिक विभाजन था। देखो पहला तो कर दिया वीसी मिश्रा जी ने, दूसरा किसने किया? रामलोचन सिंह ने। कब किया था? 1961 में। उसको उन्होंने राजस्थान को 3 भौतिक विभाजनों में बांटा था, वृत्त प्रदेश, उप प्रदेश और लघु प्रदेश। वृत्त प्रदेश, उप प्रदेश और लघु प्रदेश। उसको कई उसको विशेषज्ञों ने मान्यता प्रदान नहीं की, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को उसने किस में रख रखा था? मध्य प्रदेश में रख रखा था। किसमें? मध्य। वृत्त की जगह मध्य भौतिक विभाजन में उसने हिंदुस्तान के में पश्चिम के मरुस्थल को रख रखा था, जिसके कारण उनको ऑथेंटिक नहीं माना गया। बहरहाल मैं आपको जो बात बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन वीसी मिश्रा जी ने किया 1968 में राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में। उसके बाद में रामलोचन सिंह ने किया। और वर्तमान में जो हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का प्रदेश। यह जो भौतिक विभाजन है यह किसने दिया? यह दिया था डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने। किसने दिया था? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में, 1994 में। अब देखो 1994 में ये दिया कहाँ, सर्वप्रथम किया कहाँ था? हरिमोहन सक्सेना ने एक बुक लिखी थी, सक्सेना जी ने, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कौन सी पुस्तक थी? प्रादेशिक भूगोल। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को कब भौतिक विभाजनों में कब बांटा था? 1994 में। पुस्तक का नाम हरिमोहन सक्सेना जी का क्या है? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। देखो राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक वीसी मिश्रा जी की है और राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक किसकी है? हरिमोहन सक्सेना जी की है। 1994 में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। देखो अब आगे बढ़ते हैं। आइए,
देखो कई बार फिर इनसे एक और प्रश्न बन के आता है आरएस में, आरएस बड़ी परीक्षाओं में जो प्रश्न बने हैं वह है कि डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का जो प्रादेशिक विभाजन किया था उसका आधार क्या था, आधार किस आधार पर, उस जो राजस्थान की भूगोल नामक पुस्तक थी उसमें किस आधार पर उन्होंने राजस्थान का भौतिक प्रदेशों में उन्होंने बांटा था। तो देखो ये आधार आ जाते हैं कई बार। देखो मुख्यतः किस आधार पर किया था, स्थल स्वरूप के आधार पर। पहला आधार क्या था, स्थल स्वरूप। दूसरा था कृषि प्रारूप के आधार पर। क्या, कृषि प्रारूप। स्थल स्वरूप से मतलब है कि कहाँ, कहीं पर देखो किस तरह की मृदा पाई जाती है, कहीं पर किस तरह की मृदा पाई जाती है। कृषि प्रारूप का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की कृषि होती है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कृषि प्रारूप को भी आधार लिया था। तीसरा था जलवायु। देखो राजस्थान में कई प्रकार के जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में शुष्क जलवायु भी पाई जाती है, राजस्थान में उष्ण जलवायु भी पाई जाती है। तो जलवायु के आधार पर भी उन्होंने 7 भौतिक विभाजनों में राजस्थान को बांटा था, उनमें से एक आधार क्या था, जलवायु। और चौथा आधार था वह था औद्योगिक विकास। फिर से रिवाइज करा देता हूँ। वीसी मिश्रा जी ने सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था। कब किया था, 1968 में राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक में। 2 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए। तीसरा क्या है कि वीसी मिश्रा जी का आधार क्या था। पहला क्या आधार था, 4 आधारों पर उन्होंने राजस्थान के भौतिक विभाजन को बांटा था। पहला क्या था, स्थल स्वरूप। क्या, स्थल स्वरूप। दूसरा था कृषि प्रारूप, तीसरा था जलवायु और चौथा था औद्योगिक विकास। इन 4 आधारों पर वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान के भौतिक विभाजन को बांटा था। अब हम जो वर्तमान में राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं, हरिमोहन सक्सेना जी का जो भौतिक विभाजन पढ़ते हैं, उससे भी संभव है कि ये प्रश्न बन सकता है कि हरिमोहन सक्सेना जी का भौतिक विभाजन करने के आधार कौन से थे। देखो मुख्यतः 2 आधारों पर उन्होंने राजस्थान के भौतिक विभाजन को इन 4 भागों में बांटा था। एक तो उच्चावच के आधार पर, किसके ऊपर आधार पर, उच्चावच के आधार पर, और दूसरा संरचना के आधार पर। अब देखो यहीं से आपके ज़्यादा करके प्रश्न बनते हैं। जो प्रश्न ज़्यादा डीपली बनते थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्मल सी एक जानकारी थी। अब हम इसको शुरू करते हैं। 1994 में हरिमोहन सक्सेना जी ने राजस्थान को 4 भौतिक विभाजनों में बांट दिया, ये मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। अब उनमें से ही हम पहला पढ़ते हैं, कौन सा, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। कौन सा, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का। देखो पहली है उत्पत्ति, हाड़ौती का दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। पेशेंस रखें, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो उत्पत्ति, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहला ही प्रश्न ये बन जाता है। देखो आइए, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प। देखो मध्यजीवी महाकल्प, जिसको इंग्लिश में मीसोजोइक एरा के नाम से भी जाना जाता है, के क्रिटिसियस काल में गोंडवाना लैंड से ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से निकले लावा के जमाव से हुआ है। काफ़ी क्रिटिकल सी लाइन हो गई है, एक एक लाइन को मैं समझा देता हूँ। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण लाइन है छोटी सी लाइन, लेकिन इसमें से ही 5 से 7 प्रश्न आपके बन जाते हैं। देखो पहला ही प्रश्न क्या बनेगा, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई, किस कल्प में हुई, मध्यजीवी महाकल्प में। किस कल्प में हुई, मध्यजीवी महाकल्प या मीसोजोइक एरा। दूसरा प्रश्न, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई, कौन से काल में हुई, किस काल में हुई, क्रिटिसियस काल में। देखो कल्प पूछे तो मध्यजीवी महाकल्प और काल पूछे तो क्रिटिसियस काल। अब क्रिटिसियस काल में भी किससे हुई, गोंडवाना लैंड से हुई, अंगारा लैंड से हुई या किससे हुई। देखो गोंडवाना लैंड से। यहाँ से पता चलता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार किसका भाग है, तैथिस सागर का, अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, तो क्या पता चलता है, गोंडवाना लैंड का। आपसे काल पूछे तो, कल्प पूछे तो मध्यजीवी महाकल्प, काल पूछे तो क्रिटिसियस काल, और लैंड किसमें, गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न पूछा जा चुका है कि दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार का निर्माण किससे हुआ है, अब ये तो सबको पता है कि लावा से बना है, हाड़ौती का पठार ज्वालामुखी के लावा से बना है, लेकिन लावा की किस क्रिया से बना है ये हर किसी को नहीं पता था। देखो ये दरारी उद्गार क्या है ये समझते हैं।
देखो, जब ये लावा की क्रिया होती है तो दो प्रकार के मुख्यतः उद्गार होते हैं। एक होता है दरारी उद्गार और एक होता है छिद्र उद्गार। अब देखो, ये दरारी उद्गार क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये है लावा, यहाँ पर लावा भरा हुआ है, यहाँ पर लावा भरा हुआ है। जब ये लावा ऊपर निकलता है तो ये हल्की हल्की सी दरारों में से जब निकलता है, दरारों के कारण जब निकलता है तो यह ऊपर ना जाकर ऐसे फैलना शुरू कर देता है। हल्की हल्की मामूली दरारों से जब लावा निकलता है, ये इसको कहते हैं, देखो ये हो गया लावा छिद्र और ये लावा नलिका। मैपिंग थोड़ा ऐसे ही बन रही है। जब ये निकलता है तो ऐसे परत दर परत चढ़ता जाता है। ये इससे तो कहते हैं क्या, दरारी उद्गार। अब एक और आता है छिद्र उद्गार। क्या, छिद्र उद्गार। देखो, छिद्र उद्गार क्या होता है, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। जब ये लावा दरारों से ना होकर एक, आपने क्रेटर नाम, एक क्रेटर झील भी पढ़ते हैं आप, क्रेटर या ज्वालामुखी, जिसको ज्वालामुखी से लावा का जो निकलता है उसके मुख को क्या कहते हैं, बड़े मुख को क्रेटर कहते हैं। जब ये क्रेटर से निकलता है और तेजी के साथ निकलता है तो ऐसे कर उनमें परतों में नहीं बनता है, परतों में न बनकर यह ऐसा रूप ले लेता है। कैसा रूप ले लेता है, ऐसे रूप ले लेता है और पहाड़ी नुमा आकृति का रूप बन जाता है। इसको कहा जाता है क्या, छिद्र उद्गार। तो किस उद्गार से हुआ है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार का निर्माण ज्वालामुखी की कौन सी क्रिया से हुआ है, दरारी उद्गार की क्रिया से हुआ है। किस कल्प में हुआ है, मध्यजीवी महाकल्प में। किस काल में हुआ है, क्रिटिशियस काल में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, आओ क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। विस्तार कहाँ कहाँ है, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का विस्तार जब परसेंटेज की हम बात करते हैं तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.49% पर विस्तृत है। 6.49% पर ये क्या है, विस्तृत है। लगभग 7% पर विस्तृत है। जनसंख्या कितनी निवास करती है, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करता है, 11%। और अब इसका विस्तार कितने जिलों में है, 4 जिलों में। देखो, मुख्यतः हाड़ौती के पठार का विस्तार 4 जिलों में है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यहाँ से भी आपके कई प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बन जाता है कितने क्षेत्रफल पर है, दूसरा प्रश्न बन जाता है कितनी जनसंख्या निवास करती है, और तीसरा बन जाता है कि इनमें से कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित है या कौन सा नहीं है। आगे चलते हैं, आओ देखो अब बात कर लेते हैं विशेषताओं की। विशेषताओं से भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनते हैं। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। कितना छोटा है, राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, 6.49। अभी मैंने आपसे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की बात की थी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का प्रदेश। इन चारों में आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का भौतिक प्रदेश। नेक्स्ट विशेषता क्या है, देखो हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इस कारण हाड़ौती के पठार में बलुआ पत्थर तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट के भंडारण है। देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट चट्टानें कह लो या बाह्य आग्नेय चट्टानें कह लो पाई जाती हैं। इसी कारण हाड़ौती के पठार में बलुआ पत्थर तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। देखो, बेसाल्ट जो चट्टानें होते हैं जिन्हें हम बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं, उनमें प्रधानता किसकी होती है, बलुआ पत्थर की। आपसे पूछा जाए राजस्थान में बलुआ पत्थर किन चट्टानों में पाया जाता है, पहला ही प्रश्न किन में पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टानों में। प्रधानता कहाँ पर है, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार की। देखो ये जो बेसाल्ट चट्टानें हैं और ये बलुआ पत्थर हैं, ये क्या है, ये अधात्विक खनिज है। कैसे है, अधात्विक खनिज। यहाँ से एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखो एल्यूमिनियम कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है। कैसा है, धात्विक खनिज है। अधिकतर राजस्थान के खनिज पाए जाते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अरावली पर्वतीय प्रदेश को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। लेकिन ये एल्यूमिनियम है, यह एकमात्र धात्विक खनिज है जो
अरावली में ने पाकर कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार में। ये प्रश्न भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एल्यूमिनियम के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती के पठार तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पाई जाती है बाह्य आग्नेय चट्टानें, और बाह्य आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है कौन सा? बलुआ पत्थर या अधात्विक खनिज। लेकिन याद रखें, इनमें एक धात्विक खनिज भी पाया जाता है, कौन सा? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम अरावली पर्वतीय प्रदेश में न पाकर कहाँ पाया जाता है? हाड़ौती के पठार में। एल्यूमिनियम ना देकर आपको बॉक्साइट भी दे सकता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है? एस्क है। क्या है? एस्क है। आगे आओ, देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ो। हाड़ौती के पठार में ज्वालामुखी लावा से निर्मित काली मृदा पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? वर्टिसोल्स कह लो या काली मृदा कह लो। देखो काली मृदा यहाँ पाई क्यों जाती है? काली मृदा इसलिए पाई जाती है क्योंकि हाड़ौती का पठार है वह निर्मित किससे है? वह निर्मित है लावा से, और लावा से निर्मित होने के कारण, अपरदन के कारण, लावा के अपरदन के कारण यह कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? लावा के अपरदन से हुआ है। आगे चलो, आगे चलो। हाड़ौती की मुख्य नदी चंबल है। हाड़ौती की मुख्य नदी क्या है? चंबल है। हाड़ौती की मुख्य नदी चंबल नदी है तथा इसका ढाल दक्षिण से उत्तर है। देखो जब हम राजस्थान पढ़ते हैं, राजस्थान का मैप पढ़ते हैं, तो यहाँ से एक राजस्थान 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। चंबल नदी प्रवेश करने 84गढ़ राजस्थान से होते हुए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर होते हुए कहाँ चली जाती है? यमुना नदी में चली जाती है। अब देखो यहाँ से जब चित्तौड़गढ़ से मुख्यतः चित्तौड़गढ़ से जब चंबल नदी प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करने के बाद जब हाड़ौती के पठार में आती है, तो इसका ढलान ऐसे होता है। कैसे होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर यह पूर्व की ओर घूम जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि हाड़ौती के पठार का ढलान किस ओर है, तो किस ओर होगा? दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो अगला प्रश्न क्या बनता है विशेषताओं से। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों तथा राजस्थान में सर्वाधिक नदी तथा सर्वाधिक जलीय जीव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है। महत्वपूर्ण लाइन है। राजस्थान में आपसे पूछी जाए किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं? किस में पाई जाती हैं? हाड़ौती के पठार में। उसका भी कारण क्या है? चंबल नदी है। चंबल नदी, और देखो राजस्थान में सर्वाधिक हम वर्षा की बात करते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। और झालावाड़ किसका हिस्सा है? झालावाड़ हिस्सा है किसका? हाड़ौती के पठार का। अब वहाँ हाड़ौती के पठार में से निकल रही है चंबल नदी। जब वहाँ पर लगभग 120 से 30 सेंटीमीटर बारिश होती है, जब इतनी बरसात होने के कारण वहाँ से छोटी छोटी नदियाँ निकलकर इस चंबल नदी की क्या बन जाती हैं? सहायक नदियाँ बन जाती हैं। इसलिए आपसे पूछा जाए कि कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं, तो कौन सा है? हाड़ौती का पठार। आगे चलो, देखो राजस्थान में सर्वाधिक जलीय अपरदन, राजस्थान में सर्वाधिक जलीय अपरदन की समस्या से ग्रसित भौतिक प्रदेश। देखो ये जलीय अपरदन क्या होता है? अपरदन होता है, अपरदन यानी मृदा का कटाव, जल द्वारा मृदा का कटाव, ये तो हो गया जलीय अपरदन। अपरदन राजस्थान में दो तरीके से होता है। एक तो होता है वायु द्वारा अपरदन, और एक होता है जल द्वारा अपरदन। यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन कहाँ होता है, तो आप कौन से भौतिक प्रदेश में चले जाओगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जलीय अपरदन किस भौतिक प्रदेश में होता है, तो किस भौतिक प्रदेश में होता है? वह होता है हाड़ौती के पठार में। उसका कारण मैं अभी आपको बता चुका हूँ। झालावाड़ और बारा जिले राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं। इनमें जब ज़्यादा वर्षा के कारण यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, और वो नदियाँ निकलने के कारण यहाँ पर क्या करती हैं? कटाव करती हैं, और मृदा का क्या करती हैं? जलीय अपरदन करती हैं। तो आपको याद ये रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक जलीय अपरदन किस भौतिक प्रदेश में होता है? किस में होता है? हाड़ौती के पठार में। आओ आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से होती है। देखो
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा हाड़ौती के पठार राजस्थान में प्रवेश करती है। देखो राजस्थान में दो शाखाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाओं से वर्षा होती है। एक होती है बंगाल की खाड़ी और एक होती है अरब सागर की। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे या फिर मानसून की जब चर्चा करेंगे, जलवायु जब हम पढ़ेंगे तो इसके संपूर्ण चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, आपसे पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, यह यहाँ से दो प्रश्न अभी आपको प्रेजेंट में याद रखने हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा कराती है दक्षिण पश्चिम मानसून की। देखो वर्षा तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से ही होती है। इसकी भी दो शाखाएं हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और एक अरब सागर की शाखा। इनमें सर्वाधिक वर्षा कराने वाली शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा, और यह शाखा राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, हाड़ौती के पठार से, झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। यही कारण है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में होती है। आगे चलो, देखो हाड़ौती का पठार राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला पठार है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। आपको सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछा जाए तो झालावाड़, भौतिक प्रदेश पूछा जाए तो कौन सा, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। अगली लाइन पे चलो, हाड़ौती के पठार में अंतः अधर प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। देखो हाड़ौती का पठार कैसा है, अंतः अधर से मतलब क्या है, देखो मैं फिर बताता हूँ। हाड़ौती का पठार कैसा है, हाड़ौती का पठार है कैसा, पथरीला। कैसा है, पथरीला। इसलिए यहाँ से जो जल होता है वह अंदर अंतः प्रवाह ना होकर ऊपरी सतह का जल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, अधर प्रवाह क्षेत्र जल पाया जाता है। और आपने एक प्रश्न भी पढ़ा होगा कि सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई जो होती है वह कहाँ होती है, हाड़ौती के पठार में होती है, क्योंकि वह भूभाग कैसा है, पथरीला है। और पथरीला होने के कारण वहाँ पर झीलों में जब तालाबों में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो सर्वाधिक कृषि भी किनसे होती है, उन किससे होती है, तालाबों से ही होती है, क्योंकि वह जल को ज़मीन सोख नहीं पाती है। पत्थर पानी को सोखेगा क्या, नहीं सोखेगा। चलो आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या है, यहाँ पर होती है हमारी विशेषताएं समाप्त। अब देखो अगला बिंदु है हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण। जहाँ से भी आपके कई छोटे छोटे और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। देखो मुख्यतः हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटते हैं, एक तो विंध्य कगार क्षेत्र और एक दक्कन का पठार। विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। अब देखो विंध्य कगार क्षेत्र में क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ेंगे हम, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, नवनिर्मित मैदान और शाहबाज उच्च भूमि। दक्कन के पठार में झालावाड़ का पठार पढ़ेंगे और डंगधर के प्रदेश की बात करेंगे। देखो अब बात करते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, पहला ही प्रश्न है कि पाई कहाँ जाती हैं, किन पहाड़ियों को अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ कहते हैं, और इनको भी कितने भागों में बांटा गया है। देखो चार भागों में बांटा गया है, बूंदी की पहाड़ी, क्या मुकंदरा की पहाड़ियाँ, कंडला की पहाड़ियाँ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ। चारों ही किसके हिस्से हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के हिस्से हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी कर लेते हैं, आओ। देखो पहले ही लाइन यहाँ से क्या बनती है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं क्या। देखो क्या है ये, विंध्य कगार क्षेत्र में आधे चंद्रमा नुमा कुछ पहाड़ियाँ हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, अर्धचंद्राकार नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि विंध्य कगार क्षेत्र में आधे चंद्रमा की नुमा आकृति की कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है, अर्धचंद्राकार नाम से जाना जाता है। अब उनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं मुख्यतः, देखो पहली आती है बूंदी की पहाड़ियाँ। बूंदी में स्थित पहाड़ियाँ जिनको क्या कहा जाता है, बूंदी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये भी किसका हिस्सा है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का हिस्सा है। यहाँ से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो बना था वह ये था कि बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी क्या थी, बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी क्या थी। तो सर्वोच्च चोटी थी जो बूंदी की पहाड़ियों की, वो क्या थी, वो थी सतूर। कितनी ऊंचाई थी, 253 मीटर। ये प्रश्न यहाँ से बन चुका है। आगे चलते हैं, देखो मुकंदरा की पहाड़ियाँ, यह भी अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में ही आती हैं। मुकंदरा, देखो मुकंदरा हिल्स भी आपने पढ़ी, मुकंदरा हिल्स का नाम से आपने सुना होगा, मुकंदरा नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा, वही पहाड़ियाँ हैं ये। इनमें भी देखो कोटा तथा झालावाड़ में स्थित पहाड़ियाँ जो विंध्याचल का भाग है। विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है, विंध्याचल पर्वत उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत को अलग करती है। मुख्यतः इसका विस्तार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। देखो किसका भाग है ये, कोटा तथा झालावाड़ में स्थित है। मध्य प्रदेश का भाग है लेकिन फैलाव कोटा और झालावाड़ तक स्थित है।
उन कोटा और झालावाड़ की विंध्यन की जो पहाड़ियाँ हैं, जो कोटा और झालावाड़ में जो फैली हुई हैं, उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? मुकुंदरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब मुकुंदरा नेशनल हिल्स में आपसे पूछा जाए कि मुकुंदरा नेशनल हिल्स की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी। कौन सी है? चांदबाड़ी। कितनी है? 517 मीटर। यही जो चांदबाड़ी है, यह हाड़ौती के पठार की भी सर्वोच्च चोटी है। याद रखना, हाड़ौती के पठार की भी। आपसे असंख्यक बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, हर किसी को पता है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कौन सी है? चांदबाड़ी। ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। देखो वर्गीकरण में आगे बढ़ते हैं। देखो, कुंडला की पहाड़ियाँ, कोटा के आसपास पाई जाने वाली कुंडल के आकार नुमा पहाड़ियाँ। कोटा के आसपास कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनको दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि किनकी आकृति किनके समान है? कान के कुंडल के समान है। और उन कान के कुंडल के समान आकृतियों के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा? कुंडला की पहाड़ियाँ। अगला है देखो यहाँ पर हो जाता है हमारा भौतिक विभाजन कौन सा पूरा? अर्धचंद्राकार। एक और रह गया रामगढ़ की पहाड़ियाँ। रामगढ़ की पहाड़ियाँ भी अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का हिस्सा है। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बूंदी से बारा के मध्य स्थित पहाड़ियाँ। बूंदी से बारा की मध्य स्थित पहाड़ियाँ, जिनको किस नाम से जाना जाता है? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों का एक और नाम आता है, इनकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल के समान। आपसे पूछा जाए घोड़े की नाल की आकृति के समान पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कहाँ पर है? रामगढ़। कहाँ पर है? रामगढ़ बारा। रामगढ़ की पहाड़ियों एक खगोलीय घटना उत्पाद का उदाहरण है। देखो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना, हर जगह नहीं मिलेगी आपको। रामगढ़ की पहाड़ियाँ एक खगोलीय घटना उत्काल का उदाहरण है। इस कारण इसे राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल भी घोषित किया तथा भारत का यह तीसरा हेरिटेज स्थल है। देखो यहाँ पर क्या है, एक उल्का पिंड गिरा था। क्या गिरा था? काफ़ी दिन पहले एक उल्का पिंड गिरा था और उल्का पिंड गिरने के कारण इसको कौन सा स्थल दे दिया है? जियो हेरिटेज स्थल। और यह राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल है और भारत का तीसरा। यहाँ पर होती हैं राजस्थान की कौन सी पहाड़ियाँ? पूरी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। देखो इन पहाड़ियों से अलग अलग भी प्रश्न बन सकते हैं, जिनकी हमने चर्चा कर ली। और जब एक प्रश्न इनसे बनेगा तो वह प्रश्न ये बनेगा, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? आपसे रामगढ़ की पहाड़ी दे देगा, कुंडला की पहाड़ी दे देगा, मुकुंदरा की पहाड़ी दे देगा और एक और कोई और दे देगा, छप्पन का मैदान दे देगा या फिर कोई और पहाड़ियाँ दे देगा। इस तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखो एक और आती है, आपसे पूछा जा सकता है कि शाहबाज बारा उच्च भूमि की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कांबा। कौन सी है? कांबा। अगला है झालावाड़ का पठार। क्या है? झालावाड़ का पठार। झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा का पठार का विस्तृत कहाँ है? मुख्यतः एमपी और छत्तीसगढ़ में। एमपी में और छत्तीसगढ़ में मालवा का पठार विस्तृत है। और उस मालवा के पठार का कुछ हिस्सा कहाँ आ रहा है? झालावाड़ में आ रहा है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? झालावाड़ के पठार से। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न यह बनेगा कि मालवा के पठार का राजस्थान में विस्तृत पठारी क्षेत्र किस जिले में है? किस जिले में है? झालावाड़ जिले में। आइए आगे चले। एक नोट डालकर एक चीज़ लिखी हुई है, हाड़ौती के पठार प्रत्यक्ष रूप से मालवा का भाग है जबकि अप्रत्यक्ष रूप से दक्कन पठार का भाग है। देखो इसको समझते हैं, ये लाइन क्या कह रही है। देखो हाड़ौती का पठार प्रत्यक्ष रूप से हाड़ौती का पठार किसका भाग है? देखो अगला जो है हाड़ौती के पठार में वह है दंगधर प्रदेश। दंगधर प्रदेश क्या है? देखो झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित 350 उच्च भूमि क्षेत्र। देखो झालावाड़ जिले में एक कुछ उच्च भूमि क्षेत्र स्थित है जिसको किस नाम से जाना जाता है? दंगधर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि दंगधर प्रदेश राजस्थान के किस जिले में विस्तृत है? किस जिले में है? झालावाड़ में। यहाँ पर अपना एक पहला भौतिक विभाजन कंप्लीट होता है, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।